नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। आज है 7 सितंबर और आज के दिन की बात करें तो आज रक्षा दिवस मनाते हुए पाकिस्तानी राष्ट्र अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के उत्पीड़ित लोगों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करता है। भारत के खिलाफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की वैचारिक सीमाओं की रक्षा में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान का सम्मान करने के लिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में रक्षा दिवस मनाया जाता है। हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तानी दुनिया को याद दिलाते हैं कि कश्मीर विवाद पाकिस्तान के पूरा होने का अधूरा एजेंडा है। इस दिन पाकिस्तानी गणमान्य व्यक्तियों के संदेश जारी किए जाते हैं जिसमें कश्मीरियों के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अटूट समर्थन का आश्वासन दिया जाता है। इन संदेशों में उल्लेख किया गया है कि कश्मीर स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पाकिस्तान की रक्षा और मजबूत करना है। आइए अब नजर करते हैं कू की कुंज में। आज का पहला कू है, कोरोना महामारी के दौर में दिल्ली सरकार द्वारा रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। कोविड की दिक्कत हुई थी जब मेरे को तबीयत खराब हो रही थी, क्योंकि उस दौरान में पैसे भी नहीं थे और काम से भी बैठे हुए थे, तो वही सैलरी भी नहीं आती है, जब काम करते तभी आती है ना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही थी पैसे की। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के इस दौर में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के हितों को ध्यान रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया। दिल्ली में यदि कोई रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक और उसका कोई नॉमिनी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो दिल्ली सरकार रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक और उसके नॉमिनी को 5,000 रूपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करा रही है। मैंने रिपोर्ट भेजी, रिपोर्ट भेजने के बाद में लेबर कार्ड भेजा, मेरे पास पैसे आए। इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक और उसके नॉमिनी की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट या रैपिड कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखी गई रिपोर्ट का होना जरूरी है। कोरोना काल के समय पर जो है काम नहीं मिलते हैं तो दिल्ली सरकार किसी न किसी रूप में जो सहायता दे रही है तो उससे लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, सुख सुविधा हो रही है उससे, तो ये दिल्ली सरकार का एक सराहनीय काम है। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के संकट के समय में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों की आर्थिक मदद कर उनका भरोसा जीत लिया है। जयराम ठाकुर ने अपने एक भाषण में बताया कि रिवाज बदल रहे हैं। तभी सोलन से संबंध रखने वाली वीना जी ने बताया कि उन्हें चूल्हे पर खाना बनाने में काफी समय लगता था, लेकिन गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलने से उन्हें काफी राहत मिली है। अब समय की भी काफी बचत हो रही है। आइए देखते हैं क्या कहा जयराम जी ने। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार वीना जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका और सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ जी, जो आपने ये मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की है, उससे मुझे और मेरे बच्चों को बहुत लाभ मिला है। क्या करती हैं वीना जी आप? सर हाउसवाइफ भी कह सकते हैं और बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। अच्छा, बिजनेस भी करते हैं? अच्छा, जी वाह। सर। कहाँ सोलन में ही? सोलन में ही सर। अच्छा, तो आप कहाँ सोलन बाजार में ही रहते हैं लगभग? जी सर, डिग्री कॉलेज के आसपास ही। डिग्री कॉलेज के पास। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। जी जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं गैस का कनेक्शन मिलने के बाद, क्योंकि आप अच्छे पढ़े लिखे परिवारों से हैं, तो क्या आपका कहना है कि गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से जो लाभ आपने अनुभव किए, महसूस किए परिवार के लिए, अपने लिए, और उसके माध्यम से समाज को, क्या आपका कहना है? से मुझे और मेरे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट हुआ। मैं पहले इंडक्शन और जब लाइट चली जाती थी तो स्टोव से काम करती थी और साथ में मुझे मशीन पे भी काम करना होता था। खाना बनाने में बहुत दिक्कत आती थी सर, जब तो सर्दियों में लाइट चली जाती थी तो स्टोव से ही मुझे काम करना पड़ता था, जिससे बच्चों और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जी जी। धुएं की वजह से पर्यावरण में भी बहुत ही मुश्किल आ जाती थी सर हमें। जी जी। अब इस
सुविधा की वजह से मैं अपने बच्चों के लिए भी टाइम दे पा रही हूँ और मेरे बिजनेस में भी काफी फायदा मिला है मुझे। हाँ, निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो सभी जिनसे भी हमारा इस बारे में आज बातचीत हुई है, सबका सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो घर का वातावरण अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है। दूसरी बात कि इस गैस के कनेक्शन मिलने के बाद सबसे ज्यादा लाभ हुआ है गृहिणी को, वो समय की बचत हुई है, बहुत बड़ी बचत हुई है। जी सर, जी सर। मैं अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती थी सर। अच्छा। इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। जी जी जी। हाँ जी। चलो, और मेरे हाँ। जी। तो इसके अलावा और भी कोई किसी योजना का लाभ मिला आपको सरकार की? जी सर, बस का सबसे ज्यादा मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट है सर, क्योंकि मुझे बस ट्रेवलिंग ज्यादा करनी होती है, फैक्ट्रीज वगैरह में जाना होता है। तो जब मैं पहले जाती थी तो मुझे डबल किराया देना पड़ता था, अब उससे बहुत कटौती हो गई है सर। जिनके किराए में बहुत बड़ी कमी हो गई, आधा किराया हो गया, बहुत ये भी एक सुविधा सरकार की ओर से। बहुत ज्यादा सुविधा है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी आपका, और परिवार वालों को भी हमारी ओर से नमस्कार कहना, और सभी सोलन वासियों को भी हमारी ओर से नमस्कार। कमलनाथ ने सबको डोल 11 की बधाई देते हुए कहा कि प्रकृति को संस्कृति के माध्यम से जीवन में उतारने की प्रेरणा देने वाले पर्व जलचूलनी एकादशी डोल 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करे व हमें सुख समृद्धि और खुशहाली एवं यश प्रदान करे। बता दें कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं एक कुशल भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे पूर्व में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं एवं भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत लोकसभा सदस्य में से भी एक हैं। वे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और 9 बार इसी क्षेत्र से लोकसभा में जीत दर्ज कर चुके हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ आवास पर प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रस्थान करने से पूर्व प्रदेश के दूरदराज जनपदों से आए देवतुल्य जनता की समस्याओं एवं शिकायतों की जनसुनवाई की और तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को त्वरित निदान हेतु निर्देशित भी किया गया। बीजेपी के नेता कुंवर ब्रिजेश सिंह द्वारा भारत चीन युद्ध के दौरान अदम्य साहस व पराक्रम दिखाने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर धनसिंह थापा को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि मेजर धनसिंह थापा जी जो 1962 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, वे अगस्त 1949 में भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स में अधिकारी थे और अधिकारी के रूप में वे शामिल भी हुए थे। तब सीरीजेप एक पेनांगोंग झील के उत्तरी किनारे पर 8 गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन द्वारा स्थापित एक पोस्ट थी जो मेजर ध्यानसिंह थापा जी की कमान में थी। जल्दी ये पोस्ट चीनी सेनाओं द्वारा घेर लिया गया था और मेजर थापा जी और उनके सैनिकों ने इस पोस्ट पर होने वाले 3 आक्रमणों को असफल कर दिया था। थापा सहित बचे लोगों को युद्ध के कैदियों के रूप में कैद कर लिया गया था। अपने महान कृत्यों और अपने सैनिकों को युद्ध के दौरान प्रेरित करने के उनके प्रयासों के कारण उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। मीनाक्षी लेखी द्वारा दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा रिहाइश इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के विरोध में आज सरोजिनी नगर मार्केट में हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर अपने हस्ताक्षर कर अभियान का प्रारंभ किया। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार IIA के शिखर सम्मेलन में कहा कि सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए आम आदमी की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, लोगों को लगता है कि पीछे बैठने वालों को सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है, यह समस्या है। मैं किसी दुर्घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आगे और पीछे बैठने वाले दोनों को सीट बेल्ट पहनने की जरूरत है। वे IAA के वैश्विक शिखर सम्मेलन नेशन एज ब्रांड्स को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक बात है कि जब पूछते हो आप तो मैं जो सही जवाब है वो देता हूँ, मेरा स्वभाव है। अब उसके गलत अर्थ निकालने का काम लोग करते हैं तो लगाए, निकाले, अड़चन नहीं। पर जो मैंने बोला उसी में लगाए, उसमें लिखे। जो मैंने बोला नहीं वो मेरे गले में लटका कर बार बार लिखना और शाम को 8 से 9 आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मेरा कोई लेना देना नहीं। As you always do, your passion for development, for building out the country's infrastructure comes out strong. There have been so many questions that have been swirling in the air. You've answered many of them in the way that only you can, in your true characteristic style. And you're also saying, you're blaming the media for distorting and misquoting you on occasions, which is fine. तुम एक रिसर्च टीम अपॉइंट करके मेरे पूरे भाषण जांच लो, और एक भी जगह मैंने कुछ कहा होगा तुम जो सजा देंगे वो मैं सुन लूंगा। इसलिए मैं सीरियसली आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो कोई भी व्यक्ति कहता है वो करिए। 3 साल 10 साल पहले का एक वीडियो निकाल कर उसके ऊपर लगाना, और ये तुम्हारे यहाँ नहीं होता। आपने जो यंग लड़के रखे, वो जो वेबसाइट पे तुम्हारे लिखते हैं ना, तो मैंने एक जगह, एक बड़ा मराठी पेपर है, तो मैंने वहाँ भाषण दिया ये सवाल है, तो बाद में वो मिसकोट हुआ। तो मैंने बोला, यार तुम्हारा पेपर, तुम्हारा पत्रकार था। वो बोलता हमने लिखा ही नहीं, मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया। मैंने हुआ कैसे? तो बोले हमारे यहाँ जो ये वेबसाइट हमारी लिखता है, वो जो लड़के बैठे रूम में, उन्होंने जाके उसको उल्टा लिख दिया। तो इसमें गलती से भी हो सकता है कभी, पर इसको सुधारना चाहिए। इसके कारण काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। और मैं कोई किसी के बारे में बोला नहीं हूँ, मेरा कोई बात का दुख होता है विदाउट कॉन्टेस्ट। देखो, तुमको अगर किसी पर अटैक करना है तो तुम्हारे में दम है तो करो ना अटैक। मेरे कंधे पे बंदूक रखकर क्यों लिखते हो? यही मैंने आपको कहा। मैंने जो कहा नहीं। अब मैंने एक बात कही कि मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन से प्रेरित होकर राजनीति में आया, तो हमारा एक 75 साल हुए व्यक्ति का सत्कार हुआ। मैंने कहा, स्वाधीनता के पहले राजनीति यानी देशभक्ति थी, स्वाधीनता के बाद राजनीति यानी विकास कारण, देश को ये करो वो करो, ये था। अब राजनीति जो हो गई है उतना डिटोरेट हो गई कि राजनीति यानी सत्ता कारण बन गया। हम राष्ट्र कारण, समाज कारण, विकास कारण करें, केवल पावर पॉलिटिक्स ना करें। देयर आर सम लिमिटेशन, पॉलिटिक्स की कुछ है। अब ये मेरे पूरे भाषण में मराठी में अवेलेबल है यूट्यूब पर, और बस मैंने कहा ये कभी देखकर ऐसा लगता है कि ये छोड़ देना चाहिए। तो मैं वो गांधीवादी और 47 के पहले उसको लेकर आपने काट काट के क्या क्या दिखाया, क्या क्या बोला। बार-बार आपने ऐसे बोल रहे थे, मैंने घर पे बैठ के किया। ये आप जनरली बोलो, क्लैरिफाई कर दो। आपके यहाँ भी आया, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे 2-2, 3-3 साल पहले, देखो मैं उसका आपके नाराज नहीं हूँ। मैं कोई मीडिया पे आपको, मैं आपकी भी मजबूरी समझता हूँ। आपको, पर मेरा कहना, जो मैंने कहा नहीं, जो मेरा इंटेंशन नहीं, जो मैंने बोला नहीं, वो मेरे नाम पर लिखकर आप पेपर में छपवाते हो, 6-6 कॉलम, कार्यक्रम कराते हो, तुरंत एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हो। गडकरी नाराज है क्या, क्या उसके मन में, ये क्या?
मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैं अपना काम करते रहता हूं। तो गडकरी जी क्या है इस सवाल का जवाब? क्या गडकरी जी नाराज है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मैंने कहा था कि हर एमपी ने एक सेवा प्रकल्प, एक विकास प्रकल्प और एक स्वास्थ्य के इसमें प्रकल्प चलाएंगे। आपको पता है मैं 1200 एकल विद्यालय गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में चलाता हूं, जहां लोग नमक के बजाय लाल मिट्टियां चलाते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैं ये जो वेस्ट निकलती है इससे कारपेट बनाता हूँ। 1200 महिलाओं को ट्रेन किया। मेरा सोशल प्रोजेक्ट का टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है। मैं गरीबों में काम करता हूँ, मैं कल्चरल एक्टिविटीज करता हूँ। मैंने अभी स्पोर्ट लिया, हमारे मराठी में सांसद को खासदार कहते हैं, तो मैंने क्रीड़ा महोत्सव किया। सचिन तेंदुलकर आए थे, मुझे 55,000 खिलाड़ी 17 दिन 36 मैदानों पर बच्चे खेले। मैंने सांस्कृतिक महोत्सव किया, उसके ऊपर इतने बड़े प्रमाण पर रोज 50,000 लोग देखने के लिए आते। अभी चल रहा 150 कार्यक्रम मैंने गणेशोत्सव मंडल में, कोई कवि सम्मेलन, कोई अच्छे लोगों को स्पॉन्सर करके दिए कि क्वालिटेटिव चेंज हो। और अभी मैंने एक फाउंटेन बनाया, आप जरूर देखने के लिए आओ। वो फाउंटेन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है, फ्लोटिंग फाउंटेन 60 मीटर, 4000 लोग देख सकते हैं। उसकी कमेंट्री गुलजार की है, हिंदी, मराठी नाना पाटेकर की और अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन की है। उसका संगीत AR रहमान का है और उसके 5 ऑस्कर विजेता है। और ये चेन्नई में एक फिल्म एक्ट्रेस थी अपनी रेवती करके, 5 ऑस्कर, वो बेचारे ने काम किया। और नागपुर की हिस्ट्री आती है और उसको देखने के लिए 4-4 हजार लोग, इतना। अभी ट्रायल चालू है। अब मैं एक गार्डन बना रहा हूँ, मैंने 6,500 गुलाब की जातियाँ इकट्ठा की। मेरा एक मित्र, ऐसे पागल काम करने वाले लोग रहते कुछ, तो 6,500 गुलाब की जातियाँ इकट्ठा की, 950 कमल की जातियाँ इकट्ठा, वो पूरे गार्डन में। मैं बूचड़ गार्डन देखा मैंने वैनकोर में, वैसा गार्डन बनाने का मेरा सपना था, वो बना रहा हूँ। तो मैं तो रोज अपने जो ऐसे काम करते रहता हूँ और उसमें आनंद भी आता है। आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। मेरी किसी के प्रति कोई तकरार नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फिलहाल सैन फ्रांसिस्को के प्रवास पर है और तभी उन्होंने वहां के भारतीयों को बताया कि हम जो करते हैं और जो हम करने में सक्षम हैं, उसके बीच का अंतर दुनिया की अधिकांश समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त होगा। जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा हूं। मुझे एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध दुनिया को आकार देने के लिए भारत के प्रयासों और क्षमताओं पर गर्व है। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना में निवेश और आर्थिक साझेदारी फोकस में होगी, और क्योंकि भारत अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र होने के अपने लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में फाउंडेशन ऑफ इंडियन डायस्पोर और स्टडीज और ग्लोबल इंडियन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एसोसिएशन के नेताओं के साथ बातचीत भी की। भारत के विकास की कहानी का हिस्सा बनने के लिए भारत में निवेश और संचालन स्थापित करने के लिए तकनीक समुदाय से आग्रह भी किया। पहुंचते ही बापू के भी आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला, आप सबको मिलने का भी सौभाग्य मिला। आप सब आए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 2 दिन में पालो अल्टो और सैन फ्रांसिस्को में अलग अलग उद्योग और टेक्नोलॉजी की जगत से जुड़े हुए कंपनीज के साथ, उनके मालिकों के साथ चर्चाएं होंगी। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में संबंध लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया समन्वय दोनों देशों के बीच में बन रहा है। फिर 2 दिन मिनिस्टेरियल बैठक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, जिसमें मित्र देश जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ हैं, उनके मंत्रियों के बीच में एक नया आर्थिक समूह, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत, जापान, इंडोनेशिया आदि कई देश मिलके एक लाइक माइंडेड कंट्रीज जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि
ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है और जो व्यापार बड़ी पारदर्शिता के साथ करना चाहते हैं उनके साथ संबंध और अच्छे हों, उस दृष्टिकोण से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जिसकी 2 दिवसीय बैठक गुरुवार और शुक्रवार को होगी। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है, कई बार मैं विदेश से आए मित्रों को मिलता हूं तो बात करते हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू अब सही माने में हम सबको देखने को मिलती है। आजादी के अमृत महोत्सव अभी हमने बड़े धूमधाम से हर घर तिरंगा लहरा के पूरे विश्व को एकता और एकजुटता का संदेश दिया है। आगे आने वाला अमृत काल, अगले 25 वर्ष में भारत कैसे विकसित हो, कैसे भारतवासी समृद्धि पाए, उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है हर भारतवासी चाहे देश में हो या आपकी तरह विदेश में हो, सबके दिल में यही चाहत है कि भारत भी एक विश्व गुरु बने। आप भी उतना ही योगदान करते हैं यहाँ रह के, और मेरा विश्वास है कि आपसी संबंध जितने बढ़ेंगे, सुधरेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत और अन्य देशों के बीच, उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। और आप और हम सब मिलके, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हम सब मिलके एक एक कदम आगे बढ़ाएं तो देश कितना आगे बढ़ेगा, इसका अनुमान पूरा विश्व लेगा, पूरा विश्व देखेगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, और आगे आने वाले अमृत काल, अगले 25 वर्ष, जब हम सब मिलके देश को हर दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, हर दृष्टिकोण से और आगे तेज गति से बढ़ाने में लगे, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बापू के चरण में खड़े हैं, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर सदैव बना रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की कूप है। तो पीयूष गोयल ने अपने सैन फ्रांसिस्को प्रवास में वहां के गदर मेमोरियल की मुलाकात ली थी। उन्होंने शहीदों को याद करते हुए बताया कि देश का प्यार भरा पैगाम अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्वास है कि भारत बांग्लादेश की दोस्ती अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुएगी। और इस मौके पर राष्ट्रपति ने बताया कि रूपसा रेल पुल और खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना का हिस्सा है, जिसे बांग्लादेश सरकार को दी गई भारत की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत शुरू किया जा रहा है। परियोजना मोंगला बंदरगाह की कनेक्टिविटी को काफी बढ़ाएगी और रेल और समुद्री व्यापार के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी। 50 से अधिक नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश सीमा में होकर गुजरती है और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। यह नदियां, उनके बारे में लोक कथाएं, लोकगीत हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत की साक्षी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारी आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और नरेंद्र मोदी ने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयों को छुएगी। आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इससे भारत में दक्षिणी असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। आज
प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले कुछ सालों में हमारा आपसी सहयोग भी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कूक करके बताया कि भारत में अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिस्से के रूप में सेमीकंडक्टर डिजाइन में 100 नए भारतीय स्टार्टअप और आईपी बनाने के लिए रणनीति और रोड मैप पर विचार करने के लिए आज इलेक्ट्रॉनिकल और आईटी मंत्रालय में डीएल योजना पर विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई। नजर करते हैं आज के सदगुरु जग्गी वासुदेव के कू पे। उन्होंने अपना विचार कू करते कहा कि पैसा और दौलत आराम और सुविधाएं पैदा कर सकती है, लेकिन तृप्ति नहीं लाती। एक बार जब आपको इसका एहसास हो जाता है तो अब ये वक्त है योग करने का। आज सदगुरु के मार्गदर्शन में ईसा फाउंडेशन भारतीय सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों को आत्म रूपांतरण के लिए कई शक्तिशाली योग साधना प्रदान कर रहे हैं। सदगुरु चाहते हैं कि हमारे सैनिक जो राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, वे इन साधनों की मदद से अपने शरीर, मन और भीतरी आयामों को बेहतरीन तरीकों से मैनेज कर पाए। प्रधानमंत्री की शेख हसीना दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों का विस्तार करने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। तभी आज नरेंद्र मोदी द्वारा उनका स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वो प्रधानमंत्री से बैठकर उनके साथ व्यापक बातचीत करेंगे, जिसके बाद दोनों पक्ष रक्षा, व्यापार और नदी, जल और साझाकरण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों का अनावरण भी करें। शिवराज सिंह चौहान द्वारा डॉक्टर हेडगेवार को याद करते हुए बताया कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं क्रांतिकारी भी रहे। बालाघाट में था तब राम पयाली भी गए थे और वहां वे अपने काका आजाजी के घर में रहते थे तथा वे वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन भी करते थे। परम पूज्य केशव जी ने रामपायली के थाने पर बम भी फेंका था। वहां के दशहरा मैदान में उनके भाषण होते थे और वे देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करने का काम करते थे, अतः उनके भाषण देने पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी क्रांतिकारी भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का ये पक्ष बहुत ज्यादा सामने नहीं आता है। कल मैं बालाघाट जिले में गया था तो राम पायली भी गया था। राम पायली में उन्होंने उनके काका जी के बाबा जी उनके घर को रहते थे और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे। उनने वहां के थाने पे बम फेंका था। वहां के दशहरा मैदान में उनके भाषण होते थे भारत की स्वतंत्रता के लिए। वो देशभक्ति की भावना है उसको प्रज्वलित करने का काम करते थे, तो उनके भाषण भी होते थे, उनको भाषण देते थे। प्रतिबंध भी लगाया गया था, तो वो जेल भी गए थे। तो एक नहीं अनेकों के वहां रहे, अनेकों जंगल सत्याग्रह जो बैतूल जिले में हुआ था उसकी रणनीति योजना भी उन्होंने वही बनाई थी। और हम में से अधिकांश मित्रों को जानकारी होगी
कि जब 22 जून 1897 को 8-9 साल की उम्र में जब महारानी विक्टोरिया की 60वीं सालगिरह मनाई जा रही थी ताजपोशी तब वहां आयोजन में मिठाई बांटी गई थी। मिठाई फेंक के आ गए थे, ये विक्टोरिया की मिठाई मैं नहीं खाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने शरद चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर याद करते हुए कहा कि महान स्वतंत्र सेनानी, अधिवक्ता और चिंतक शरद चंद्र बोस जी की जयंती पर सादर नमन। मां भारती की सेवा के लिए अपना सर्वस्व जोग देने वाले सपूत के तेजस्वी विचार और आदर्श जीवन सर्वदा हम सबको राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बता दें कि शरद चंद्र बोस भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी तथा बैरिस्टर थे। वे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। वे कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य तथा बंगाल विधानसभा के कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता थे। कुकी कुंज में आज बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।